भारत का एक कानून है यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो अक्सर चर्चा में रहता है। आज हम इसी की एक बहुत ही जरूरी धारा सेक्शन 13 को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये सेक्शन गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा से जुड़ा है। तो चलिए इसके हर पहलू को करीब से जानते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये गैर कानूनी गतिविधि आखिर होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि मुख्य अपराध क्या है, और अगर कोई किसी प्रतिबंधित संगठन की मदद करता है तो क्या होता है। इसके बाद हम इसमें दी गई एक डिप्लोमैटिक छूट पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इसके दायरे और आलोचना को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम जड़ से शुरू करते हैं। इस पूरे कानून को, खासकर सेक्शन 13 को समझने के लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कानून की नज़र में ये गैर कानूनी गतिविधि है क्या चीज। तो कानून इसे कैसे डिफाइन करता है? इसके हिसाब से गैर कानूनी गतिविधि का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद हो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना, या फिर देश के खिलाफ एक तरह का असंतोष, डिसअफेक्शन पैदा करना। अब देखिए, ये परिभाषा काफी बड़ी और वाइड है और यही इस पूरे सेक्शन का बेस है। ठीक है, तो अब जब हमें गैर कानूनी गतिविधि का मतलब पता चल गया है, तो अब आते हैं सेक्शन 13 के पहले और सबसे अहम हिस्से पर, यानी क्लॉज 1 पर। ये सीधे सीधे बताता है कि असल में अपराध क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। अगर हम कानून की भाषा को देखें तो वो कुछ ऐसा कहती है: कोई भी व्यक्ति जो ए किसी गैर कानूनी गतिविधि में हिस्सा लेता है या उसे करता है, या बी उसकी वकालत, उसे बढ़ावा, सलाह या उसे करने के लिए उकसाता है। अब यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, इन सबका अपना अपना गहरा मतलब है। तो मतलब बात सिर्फ कुछ गलत करने तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई इसमें हिस्सा भी ले रहा है या फिर इसकी वकालत कर रहा है, किसी को इसे करने के लिए बढ़ावा दे रहा है, सलाह दे रहा है या उकसा रहा है, तो ये सब कुछ इसी एक क्लॉज के दायरे में आ जाता है। और अगर कोई इन कामों का दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है? सजा काफी सख्त है। 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अच्छा, ये तो हुई क्लॉज 1 की बात। अब सेक्शन 13 में एक दूसरा क्लॉज भी है और ये एक बिल्कुल अलग तरह के अपराध के बारे में बात करता है। ये जुड़ा है किसी बैन किए गए संगठन यानी बैंड एसोसिएशन की मदद करने से। तो कानून क्या कहता है? वो कहता है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से, ध्यान देने वाली बात है ये फ्रेज, किसी भी तरह से किसी ऐसे संगठन की गैर कानूनी गतिविधि में मदद करता है जिसे सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया हो। हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये क्लॉज हर किसी संगठन पर लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जिन्हें सरकार ने ऑफिशियली अनलॉफुल यानी गैर कानूनी घोषित कर रखा है। तो अगर कोई ऐसे ही किसी बैन किए गए संगठन की मदद करता पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है, या जुर्माना, या फिर दोनों। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सजा पहले वाले अपराध से थोड़ी अलग है। तो चलिए एक बार फटाफट दोनों को आमने सामने रखकर देख लेते हैं। क्लॉज 1 में सीधे सीधे गैरकानूनी काम करने या उसे बढ़ावा देने की बात है, जिसकी सजा है 7 साल तक। और क्लॉज 2 में पहले से बैन हो चुकी किसी संगठन की मदद करने की बात है और यहाँ सजा 5 साल तक की है। अच्छा, अब इस सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक एक्सेप्शन यानी एक अपवाद, एक ऐसी सिचुएशन जहां ये कानून लागू ही नहीं होता, और इसके बारे में हमें क्लॉज 3 से पता चलता है। तो देखिए कानून में क्या लिखा है। ये कहता है कि इस धारा की कोई भी बात भारत सरकार और किसी दूसरे देश की सरकार के बीच हुई किसी ट्रीटी, अग्रीमेंट या कन्वेंशन पर लागू नहीं होगी। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब दो देशों की सरकारें आपस में कोई आधिकारिक बातचीत कर रही हों, कोई समझौता कर रही हों, तो उस पर यह सेक्शन लागू नहीं होगा। ये एक तरह से डिप्लोमैटिक मामलों को इससे बाहर रखता है। ठीक है, तो हमने कानून के टेक्निकल पहलुओं को तो समझ लिया कि क्या अपराध है, क्या सजा है, लेकिन किसी भी कानून को पूरी तरह समझने के लिए उसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट और उससे जुड़ी जो बहस है, जो आलोचना है, उसे देखना भी बहुत जरूरी है। तो जो सोर्स मटेरियल है वो ये बताता है कि इस कानून की आलोचना क्यों होती है। मुख्य वजह बताई गई है इसका बहुत बड़ा दायरा और इसके गलत इस्तेमाल की आशंका। ये एक बहुत ही अहम पर्सपेक्टिव है। तो सोर्स के हिसाब से
क्रिटिसिज्म के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? पहला, गैरकानूनी गतिविधि की जो परिभाषा है वो बहुत ही वाइड है। दूसरा, इसके मिसयूज यानी दुरुपयोग का खतरा है। और तीसरा, इसका हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ सकता है, इसे लेकर भी चिंताएं हैं। और ये सारी बातें, कानून की ज़रूरतें और उससे जुड़ी चिंताएं, हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि कोई भी समाज अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और अपने नागरिकों की व्यक्तिगत आज़ादी को बचाने के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन आखिर कैसे बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आज हम एक ऐसे कानूनी प्रावधान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो अक्सर आप जानते हैं खबरों में रहता है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे हम आमतौर पे यूएपीए कहते हैं, और खास तौर पर इसकी धारा 13 पर। जी बिल्कुल। यूएपीए और उसकी धारा 13 ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम मानी जाती है। हाँ, और हमारे पास इससे जुड़े कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, कुछ विश्लेषण हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस धारा को परत दर परत समझें। सही कहा। मकसद यही है कि इसके प्रावधान क्या है, ये असल में कहता क्या है। हाँ, कि किन कामों को ये गैर कानूनी मानता है, किस तरह की भागीदारी या कह लें कि समर्थन इसमें दंडनीय है और सजा क्या है। और हाँ, कुछ चिंताएं भी हैं जो स्रोतों में बताई गई हैं, उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये धारा 13 है किस बारे में? इसका मूल आधार क्या है? देखिए, ये धारा मुख्य रूप से गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा तय करती है। अब सवाल उठता है कि इस कानून में गैर कानूनी गतिविधि का मतलब क्या है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें मोटे तौर पर वो काम शामिल हैं जिनका उद्देश्य भारत की संप्रभुता या फिर क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाना है, उसे किसी तरह से बाधित करना है या उसके खिलाफ कह सकते हैं असंतोष पैदा करना है। संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देना या असंतोष पैदा करना, ये सुनने में तो काफी व्यापक लगता है ना? हाँ बिल्कुल, और असल में यही बात महत्वपूर्ण है जो स्रोत भी उठाते हैं। ये परिभाषा काफी फैली हुई है, जिसका मतलब है कि कई तरह के कार्य संभावित रूप से इसके दायरे में आ सकते हैं। मतलब सिर्फ सीधी हिंसा जैसी बातें नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और यहीं से आप देखें तो इस धारा से जुड़ी कुछ जटिलताएं शुरू होती हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं धारा 13 की उपधारा 1 पर, यानी 13(1). ये किन खास कामों को दंडनीय बनाती है? धारा 13(1) में दो मुख्य बातें हैं। पहला तो ये कि कोई भी व्यक्ति किसी गैर कानूनी गतिविधि में सीधे तौर पर हिस्सा लेता है या उससे करता है, मतलब उस गतिविधि को अंजाम देना। ठीक है, सीधी भागीदारी। और दूसरा है किसी गैर कानूनी गतिविधि की वकालत करना, उसे उकसाना, उस पर सलाह देना या उसके लिए भड़काना। अच्छा, तो मतलब सिर्फ करना ही नहीं? नहीं, बल्कि उसके पक्ष में बोलना, लिखना या किसी भी तरह से उसको बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। ये तो दायरे को काफी बढ़ा देता है। मतलब सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच या उसको बढ़ावा देना भी। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई इन कामों का दोषी पाया जाता है तो सजा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्या सजा है इसके लिए? सजा काफी गंभीर है। स्रोत बताते हैं कि ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को 7 साल तक की कैद हो सकती है। 7 साल तक? हाँ, तक शब्द यहाँ ध्यान देने वाला है। ये अधिकतम सजा है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 7 साल तक की कैद और जुर्माना, ये वाकई गंभीर प्रावधान है। क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं कि ये वकालत या उकसावे को इतनी गंभीरता से क्यों लिया गया है? मतलब सीधी भागीदारी जितनी ही गंभीरता? स्रोत सीधे तौर पर क्यों का जवाब तो नहीं देते, लेकिन कानून की जो बनावट है उससे अंदाजा लगता है कि शायद इरादा उन वैचारिक या कह सकते हैं प्रेरक भूमिकाओं को भी रोकना है जो ऐसी गतिविधियों को जन्म दे सकती हैं या उन्हें ताकत दे सकती हैं। मतलब विचार या उकसावा भी उतना ही खतरनाक माना जा रहा है? शायद ऐसा लगता है कि कानून इसे कार्रवाई का पहला कदम मानता है और शायद उसी जड़ पर चोट करना चाहता है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है समझने के लिए। अच्छा, अब धारा 13 के दूसरे हिस्से पर आते हैं। उपधारा 2 यानी 13(2). हमें बताया गया है कि ये उन संगठनों से जुड़ा है जिन्हें सरकार ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। बिल्कुल सही। धारा 13(2) उन स्थितियों के बारे में है जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसे संगठन की मदद करता है जिसे सरकार ने पहले ही यूएपीए की धारा 3 के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया हो। तो ये मदद किस तरह की, मतलब कैसी सहायता की बात हो रही है यहाँ?
उपधारा कहती है अगर कोई व्यक्ति ऐसे घोषित गैर कानूनी संगठन की किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में किसी भी तरह से सहायता करता है तो वो दंडनीय होगा। किसी भी तरह से सहायता। हाँ, और इसमें एक शर्त भी है। ये तभी लागू होगा जब उस संगठन को गैर कानूनी घोषित करने वाली सरकारी अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी हो चुकी हो और वो लागू हो। उसके बाद मदद करना अपराध है। ये किसी भी तरह से सहायता, ये फिर से मतलब काफी खुला हुआ शब्द लगता है। क्या स्रोत बताते हैं कि इसमें क्या-क्या शामिल हो सकता है? देखिए, स्रोत इसकी कोई लिस्ट या पक्की परिभाषा नहीं देते और शायद यही इसकी एक और जटिलता है या कह सकते हैं बहस का मुद्दा है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि सहायता कई तरह की हो सकती है। जैसे कि हो सकता है वित्तीय मदद देना हो या कोई संसाधन देना, कोई जानकारी देना या फिर किसी भी और तरीके से उस संगठन के गैर कानूनी काम को आसान बनाना। क्योंकि ये स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है तो इसकी व्याख्या का दायरा काफी बड़ा रह जाता है। और इस तरह की सहायता के लिए सजा क्या है? क्या वो भी 7 साल वाली है? नहीं, यहाँ सजा थोड़ी अलग है। धारा 13(2) के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की कैद हो सकती है। 5 साल तक? हाँ, या फिर सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर कैद और जुर्माना दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो 13(1) में सीधी भागीदारी या वकालत पर 7 साल तक और 13(2) में गैर कानूनी घोषित संगठन की मदद पर 5 साल तक। इस अंतर का क्या मतलब समझे? कोई खास वजह? ये अंतर दिलचस्प है ना? स्रोतों को देखने पर ऐसा लगता है कि कानून शायद सीधे तौर पे गतिविधि करने या उसे उकसाने को ज्यादा गंभीर अपराध मानता है बनिस्बत किसी घोषित गैरकानूनी संगठन की गतिविधि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने के। हालांकि 5 साल की सजा भी अपने आप में कोई कम नहीं है। ये साफ दिखाता है कि गैर कानूनी घोषित संगठनों से किसी भी तरह का जुड़ाव, चाहे वो सिर्फ मदद के रूप में ही क्यों ना हो, कानून की नजर में गंभीर है। हाँ, ये अंतर समझना जरूरी था। अच्छा, अब एक और सवाल, क्या इस धारा 13 के कुछ अपवाद भी हैं? मतलब कोई ऐसी स्थितियां जहां ये लागू नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल है। धारा 13 की उपधारा 3 यानी 13(3) कुछ खास स्थितियों को इस धारा के दायरे से बाहर रखती है। अच्छा, वो क्या है? इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि ये धारा भारत सरकार और किसी दूसरे देश की सरकार के बीच हुई किसी संधि यानी ट्रीटी या किसी समझौते, अग्रीमेंट या कन्वेंशन के प्रावधानों पर लागू नहीं होगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को इससे छूट है। ये तो स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो कूटनीतिक रिश्ते होते हैं उनकी अहमियत को मानता है। और दूसरी बात यह है कि ये धारा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी बातचीत यानी नेगोशिएशन पर भी लागू नहीं होगी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अधिकृत व्यक्ति द्वारा बातचीत? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सरकार किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को किसी समूह या शायद किसी देश के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त करती है, भले ही वो स्थिति थोड़ी मुश्किल क्यों ना हो, तो उस बातचीत की प्रक्रिया पर धारा 13 लागू नहीं होगी। ताकि बातचीत हो सके बिना किसी डर के। हाँ, शायद इसीलिए ताकि कूटनीतिक या राजनीतिक समाधान के रास्ते खुले रहें और जो व्यक्ति बातचीत कर रहा है उस पर इस कानून के तहत कार्रवाई का डर ना हो। ये एक तरह से संवाद की गुंजाइश बनाए रखता है। ये वाकई महत्वपूर्ण अपवाद हैं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक मामलों में। तो हमने धारा 13 के प्रावधान, सजा और अपवादों को समझा। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इस धारा की आलोचना भी होती रही है। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमारे स्रोत ध्यान दिलाते हैं। धारा 13 और सच कहें तो कई मामलों में पूरे यूएपीए कानून की ही आलोचना का जो मुख्य बिंदु रहा है वो अक्सर इसके प्रावधानों का कथित तौर पर बहुत व्यापक होना है। व्यापक होना? हाँ, और इसके दुरुपयोग की आशंका। व्यापक दायरा और दुरुपयोग की संभावना। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? मतलब आलोचना किस बात को लेकर है ज्यादा? आलोचना मुख्य रूप से इसी बात पर होती है कि गैरकानूनी गतिविधि की परिभाषा या जैसे हमने बात की किसी भी तरह से सहायता, ये वाक्यांश इतने विस्तृत हैं, इतने फैले हुए हैं कि इनकी मनमानी व्याख्या की जा सकती है। मतलब परिभाषाएं बहुत खुली हुई हैं। हाँ बिल्कुल, और चिंता ये जताई जाती है, जैसा कि हमारे दस्तावेज इशारा करते हैं, कि इस तरह के कानून का इस्तेमाल कहीं उन आवाज़ों को दबाने के लिए तो नहीं किया जा सकता जो सरकार की आलोचना करती हैं या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति जताती हैं,
भले ही उनका इरादा देश की संप्रभुता या अखंडता को चुनौती देना न हो। तो क्या आलोचना का मतलब ये है कि ये कानून आतंकवाद या गैरकानूनी गतिविधियों से लड़ने के अपने घोषित उद्देश्य से भी आगे बढ़कर कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है? स्रोत इसी तरह की चिंताओं का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि बहस अक्सर इसी बात पर होती है कि क्या इस कानून में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मतलब सेफगार्ड्स हैं ताकि इसका इस्तेमाल सिर्फ वास्तविक गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ ही हो, न कि वैध नागरिक अधिकारों या विरोध के स्वरों को दबाने के लिए। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो हमारे स्रोतों में आलोचना के तौर पे दर्ज है, हम इसमें कोई अपना पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये समझना महत्वपूर्ण है कि कानून अपनी जगह हैं, लेकिन उसके असर और उसके लागू होने के तरीके को लेकर चिंताएं भी हैं, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? हमने क्या समझा? हमने देखा कि यूएपीए की धारा 13 एक बहुत ही कह सकते हैं शक्तिशाली प्रावधान है। ये न सिर्फ गैर कानूनी गतिविधियों में सीधे शामिल होने को दंडनीय बनाता है, हाँ, बल्कि उनकी वकालत करने, उकसाने या सलाह देने पर भी 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। और हमने ये भी जाना कि अगर कोई संगठन सरकार द्वारा गैरकानूनी घोषित हो चुका है तो उसकी गैरकानूनी गतिविधि में किसी भी तरह से मदद करने पर 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सरकार द्वारा अधिकृत बातचीतें इसके दायरे से बाहर हैं। सही। और इसके साथ ही हमने स्रोतों में लिखी उन आलोचनाओं पर भी ध्यान दिया जो इसके व्यापक दायरे और दुरुपयोग की संभावना पर चिंता जताती हैं, खासकर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर ये कानून किस उद्देश्य की पूर्ति करता है और इसकी अहमियत क्या है, अगर स्रोतों के हिसाब से देखें तो? स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसे राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक जरूरी कानूनी हथियार के तौर पर देखा जाता है। इसका मकसद उन ताकतों को रोकना और सजा देना है जो देश की नींव को कमजोर करने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन जैसा कि आलोचनाएं दिखाती हैं, इसका क्रियान्वयन और इसमें संतुलन साधना वो हमेशा एक चुनौती बना रहता है। तो इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आईं वे ये हैं: यूएपीए धारा 13 गैरकानूनी गतिविधियों में भागीदारी और समर्थन के कई रूपों को दंडित करती है, जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। हाँ, और गैरकानूनी घोषित संगठनों की मदद पर 5 साल तक की सजा है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय व सरकारी कामकाज इसके दायरे से बाहर हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि स्रोतों के अनुसार इसकी व्यापक परिभाषाओं और दुरुपयोग की आशंकाओं के चलते इसकी आलोचना होती है, जिससे नागरिक अधिकारों पर असर की चिंताएं जुड़ी हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी उठेगा और जो हमारे स्रोतों से भी उभरता है, वो ये है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का दायरा इतना विस्तृत हो तो ये संतुलन कैसे साधा जाए? हाँ, संतुलन की सुरक्षा भी बनी रहे और नागरिकों की जो स्वतंत्रताएं हैं वो भी सुरक्षित रहें। सही। ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है जिस पर लगातार विचार और बहस की जरूरत है, जैसा कि हमारे स्रोत भी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं।